हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो लोग आप लोग। शुरू करें आज का वीडियो। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, किसके ऊपर बात की थी? इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बात की थी, राइट। इसके ऊपर बात की थी और इसी पे अपना पूरा वीडियो था और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। लाइक्स एंड कमेंट्स अपने जारी रखिएगा, राइट। थोड़ा सा रिवीजन कर ले क्या, लास्ट में क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था, इसमें जगह नहीं है, मैं ये यहीं पे कर रहा हूँ, राइट। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं, कैसे चेकिंग करते हैं कि भाई ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और रेजिडेंट है तो क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसके ऊपर कैसे टेस्टिंग करते थे हम कि सर दो कंडीशन थी। एनीवन क्या था, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट तो है ही है। मैंने कहा क्या क्या कंडीशन थी, तो आपने कहा नंबर 1 सर 182 डेज इन लास्ट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन इंडिया में रहना चाहिए, या फिर और करके एनीवन दोनों में से कोई एक। दूसरी क्या थी, 60 डेज फॉर द एटलीस्ट 60 डेज इन द लास्ट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस क्या था, 60 डेज एटलीस्ट 60 डेज इन रेलिवेंट ईयर प्लस 4/365। याद है आपको, 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए, स्टे होना चाहिए। 4 साल कौन से, फ्रॉम द जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फ्रॉम द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पीछे के 4 साल। अगर इन दोनों में से एक भी यस हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो बंदा क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। एक्सेप्शन था इसके अंदर, एक्सेप्शन कितने थे, 2 थे। क्या थे, अगर बंदा इंडियन शिप के क्रू का मेंबर हो और बाहर जा रहा हो फॉर द बिजनेस, फॉर द क्रू मेंबर, एज ए क्रू मेंबर बाहर जा रहा हो तो उसको 82 डेज ही फुलफिल करने पड़ेंगे, दूसरी कंडीशन उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी हो और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, किसी बिजनेस पर्पस के लिए बाहर ही रह रहा है और प्लस एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बाहर ही रह रहा है और इंडिया एज ए विजिट पर आता है, तो उसके लिए भी 182 डेज ही लागू होंगे। दूसरा वाला नियम उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और जानकारी के लिए, डिटेल जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। अब अगर वो रेजिडेंट हो गया तो हम उसमें फिर क्या चेक करेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या NOR है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, राइट। अच्छा सर, ऑर्डिनरी कैसे पता चलेगा, देखो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो मैंने बोला था रेजिडेंट की 2 कंडीशन, एनीवन अगर फुलफिल हो जाए तो नहीं हुई तो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट हो गया तो 2 ऑर्डिनरी की फुलफिल हो गई तो है, अगर नहीं हुई एक भी तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, ऑर्डिनरी की क्या थी, क्या कंडीशंस थी, तो यहाँ पे मैंने बोला था बोथ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दोनों कंडीशन क्या है, नंबर 1 और नंबर 2 बताइएगा जरा। नंबर 1 है पिछले 10 सालों में से 2 साल क्या होना चाहिए, वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। पिछले जस्ट 10 साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स के अंदर से 2 साल वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ, ये होने के साथ साथ प्लस का निशान साथ में है, क्या है 7 सालों में 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। 720 दिन, ठीक है। 7 सालों में 720 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहना चाहिए, राइट। सॉरी, मैं लास्ट क्लास में देख रहा था, मैंने कहा 730, मैंने यही मिस्टेक कर दी, लिखने में मिस्टेक करती, मुझे कंफ्यूज कर दिया गया। 730 दिन, ठीक है। 730, लास्ट क्लास वीडियो में मैंने सही लिखा है, 730 लिखा है, राइट। मैंने कहा क्या पता बोलने में और लिखने में कोई डिफरेंस नहीं रह गया हो, राइट। तो 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। नहीं तो ऑटोमेटिक ही क्या है, नॉन ऑर्डिनरी, तो वो पहले से ही था ही, ठीक है। ये मैंने छोटा सा एक रिवीजन कर दिया अपन ने छोटा सा, कि भाई इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार से देखा जाता है, राइट। अब शुरू करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल की हमने बात कर दी, समझ में आ गया होगा, आई होप सब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी पर्पस, किसी भी चीज़ पर अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट। 101% में और एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। 10 बार पूछोगे 10 बार दूंगा, राइट।
रेजिडेंशियल स्टेटस हमने इंडिविजुअल्स की बात कर दी थी, नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं, एचयूएफ। एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या है कि सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। सर ये क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? आपने पुरानी दुकानें देखी होगी या किसी का बिजनेस, फैमिली बिजनेस देखा होगा, ज़्यादातर आपने क्या देखा होगा, फैमिली बिजनेस। ऐसे इस पे और लेंगे अपन वीडियो, लेकिन अभी इसी एक ब्रीफ में बता दूं कि फैमिली जब बिजनेस चलता है तो बिजनेस चलता है, घर के सबसे बड़े आदमी जो होता है ना घर में, वो ही वो बिजनेस चलाता है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे पावर ऑफ अटर्नी उसके हाथ में होती है, उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, राइट। बहू हो सकती है घर के अंदर, ठीक है, को पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी। इसी तरीके से वो बिजनेस की एक चेन होती है जो फैमिली बिजनेस होता है। फैमिली का सबसे मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ता ही इस पूरे एचयूएफ का क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली एंड हेड ऑफ द एचयूएफ। और कर्ता को हम क्या मान के ट्रीट करेंगे, इस कर्ता को हम इंडिविजुअल मान के ट्रीट करेंगे। और जैसे इंडिविजुअल के साथ जो काम होता है, जिस तरीके के रूल्स लगते हैं इंडिविजुअल के साथ, वो ही कर्ता पे लगेंगे। और जब कर्ता पे लगेंगे तो ऑटोमेटिक किस पे लग जाएंगे, एचयूएफ पे लग जाएंगे, राइट। बड़ी सिंपल थ्योरी है इसको। कर्ता को हम इंडिविजुअल मान के काम करेंगे और उसी तरह से जो एप्लीकेशन, टैक्स एप्लीकेशन कर्ता पे होती है, इंडिविजुअल पे होती है, वही कर्ता पे लगेगी और उसी के साथ एचयूएफ का असेसमेंट भी हो जाएगा, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, यानी अगर कोई एचयूएफ है, किसी का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रजिस्टर्ड है, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे भैया, वो उसका स्टेटस कैसे पता करेगा, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। पहले दूसरा सवाल ये उठता है कि सर खाली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट से काम चल जाएगा यार, उसमें भी देखा जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी। तो मैंने आपको बोला था एचयूएफ के ऊपर सबसे मेन हेड कौन होता है, कर्ता। और कर्ता को हम क्या ट्रीट करते हैं, एज ए इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के साथ साथ क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी भी होगा, राइट। सबसे पहले एचयूएफ का हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, कॉमर्शियल अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। पहली सबसे चीज पहले ये देखी जाएगी कि इस एचयूएफ के कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट, सारे कमर्शियल कंट्रोल्स, सारे फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मेन अड्डा कहाँ है, यानी ये कंट्रोल्स और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। क्या वो इंडिया से हो रहा है या आउट ऑफ इंडिया से हो रहा है? अगर इंडिया से हो रहा है तो ये क्या माना जाएगा, अगर यस इंडिया से हो रहा है तो ये एचयूएफ हमारा क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और इंडिया से नहीं और आउट ऑफ इंडिया से कोई बाहर का एचयूएफ है और इंडिया में बिजनेस फैला रहा है तो उसका मेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट क्या है, वो एचयूएफ क्या है, नॉन रेजिडेंट है, राइट। अब जब एचयूएफ नॉन रेजिडेंट हो गया तो बात ही खत्म, फिर ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी की बात ही नहीं आती। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट, कोई एचयूएफ क्या हो गया, रेजिडेंट इन नेचर हो गया, तो उसके बाद हम उसके अंदर क्या देखेंगे, वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। तो जब इंडिविजुअल में हम देखते थे रेजिडेंट होने के बाद कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी, तो हम क्या चीज देखते थे, हम ये देखते थे सर कि क्या वो 10 सालों में से 2 साल इंडिया में रेजिडेंट है कि नहीं, प्लस बोथ कंडीशन देखते थे हम, प्लस दूसरा क्या देखते थे, 7 सालों में 730 दिन इंडिया में है या नहीं, राइट। तो बस अगर वहां पर आप ये चीज देखते थे तो देन राइट, सेम की सेम चीज यहाँ पे देख ले कर्ता की, क्योंकि मैंने आपको बोला था कर्ता को हम क्या मानेंगे, इंडिविजुअल मान के काम करेंगे। तो जब रेजिडेंट हो जाएगा तो उसका ऑर्डिनरी, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी देखने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ता को पकड़ेंगे और कर्ता के ऊपर देखेंगे क्या कर्ता 2 साल रेजिडेंट है पिछले 10 सालों में से, यहाँ पर इंडिया में तो 2 साल क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया है पिछले 10 सालों में से, प्लस बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, बोथ कंडीशन देखी जाएगी। बोथ कंडीशन में दूसरा क्या, प्लस का निशान लगाया मैंने, यानी एंड। दूसरा क्या बात कहता है, दूसरा कहता है कि 7 सालों में, पिछले 7 साल, लास्ट यानी सक्सीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में वो क्या है, 730 दिन इंडिया के अंदर होना चाहिए। वही सेम रूल जो इंडिविजुअल के लिए लगता था, वही रूल यहाँ पे तो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाएगा तो एचयूएफ क्या हो जाएगा, रेजिडेंट भी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इसके अंदर? वापस बताता हूं मैं, एचयूएफ का हम स्टेटस कैसे देखेंगे, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट देखने के लिए हम क्या देखेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका कहाँ, इंडिया से हो रहा है या आउट ऑफ इंडिया से। अगर इंडिया से हो रहा है तो रेजिडेंट और आउट ऑफ इंडिया से हो रहा है तो नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो उसके बाद ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, ये चेक करने के लिए हम किसको पकड़ेंगे, उसके
कर्ता को पकड़ेंगे, कर्ता को पकड़ेंगे तब हमें ये, फिर हम इंडिविजुअल वाली इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे। अगर दोनों फॉलो हो जाती है तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों में से एक भी फॉलो नहीं होती या एक ही होती है फॉलो तो रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो बताने की सर आपको आवश्यकता नहीं, इतने हम समझदार है कि वो रेजिडेंट तो होगा लेकिन क्या होगा, NOR होगा सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? आई होप नहीं होनी चाहिए, हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। राइट, अब इंडिविजुअल का पढ़ लिया हमने, HUF का पढ़ लिया। राइट, नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी का कैसे पता करेंगे कि वो कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अब ध्यान रखना, कंपनी में सिर्फ दो ही चीज होगी, या तो वो रेजिडेंट होगी या क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। राइट, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये कंपनी रेजिडेंट इन नेचर है या नॉन रेजिडेंट इन नेचर है? तो उसके लिए देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि इज द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है, यस और नो। अगर वो इंडियन कंपनी है तो कोई देखने की सवाल ही नहीं उठता, सीधी सीधी बात हो जाती है, द कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया। बात ही नहीं उठती कोई दूसरी चेक करने की, क्योंकि उसको जब इंडियन कंपनी है तो वो इंडिया की कंपनी है, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया है। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, तो दैट मीन्स सिंपल सी बात है, वो क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया है। राइट, सर ये इंडियन कंपनी क्या होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल। जब मैं HUF पढ़ाऊंगा, BOI AOI का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इंडियन कंपनी के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी आपके लिए लाऊंगा। राइट, तो ध्यान रखिएगा। तो इज द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी, अभी तो सीधा से कंसेप्चुअल बेसिक कंसेप्ट नहीं है, समझो इंडियन कंपनी यानी भारतीय कंपनी। भारतीय कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस और सब क्या होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए। राइट, जैसे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मैनेजमेंट होता है, वैसे ही इसका रजिस्टर्ड ऑफिस का होना चाहिए इंडिया में, और कंपनी से इंडिया के किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिर्फ एक समझने के लिए, डेफिनेशन और इसकी बाद में पढ़ेंगे। राइट, डिटेल में इसका एनालिसिस बाद में करेंगे। तो अगर वो इंडियन कंपनी है, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट इन नेचर है। अगर इंडियन कंपनी नहीं है, यानी कौन सी होगी, फॉरेन कंपनी हो सकती है। अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो भी हम उसको एक मौका और देंगे। हम बोले चलो ठीक है, इंडियन कंपनी तो नहीं है लेकिन फिर भी तुझे एक मौका दिया जाता है, एक टेस्ट और पास हो गया तो तू रेजिडेंट हो जाएगा, नहीं तो नॉन रेजिडेंट तो है ही है। तो बोले क्या टेस्ट है, वेदर पोएम ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया। पोएम सर ये क्या गा के सुनाएगा, नहीं। पोएम का मतलब हुआ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा, शब्दों में जाइएगा, क्या बोलना चाह रहा है अपने आप समझ आ जाएगा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस, यानी वो अगर उस कंपनी का कॉमर्शियल जहां अफेयर्स होता है, उस कंपनी का लेन देन, इकोनॉमिकल और कॉमर्शियल, और उसके की मैनेजमेंट, कौन, उसके की मैनेजमेंट, उस कंपनी का की मैनेजमेंट प्लस उसका कॉमर्शियल फंक्शनिंग उस कंपनी की कहाँ से होता है, इंडिया से हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोलर मैनेजमेंट की बात की, तो यहाँ पे पोएम की बात करूंगा। प्लेस ऑफ कंट्रोलर मैनेजमेंट हो सकता है बाहर से हो सकता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री कंपनी है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर सारा कमर्शियल फंक्शनिंग उस कंपनी की प्लस उसका की मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर बैठता है और इंडिया से फंक्शनिंग करता है, तो अगर यस है, अगर वैसा होता है तो वो कंपनी फिर भी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। अगर नहीं होता है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। राइट, पकड़ी मेरी बात को। चलो, यानी हमने आज क्या पढ़ा, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा। इसमें हमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर इंडिया में तो रेजिडेंट, और फिर हम कर्ता को पकड़ के इंडिविजुअल वाला रूल लगा देंगे। राइट, और इस कंपनी में हम क्या पढ़ेंगे, अगर इंडियन कंपनी है तो बात ही खत्म हो जाएगी, वो रेजिडेंट है। अगर इंडियन नहीं है तो उसके बाद एक मौका और दिया जाएगा, हम क्या देखेंगे, उसका पोएम, यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर, इंडिया में है देन रूट, ओके आप रेजिडेंट हो, अगर नहीं है देन आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। राइट, जब ये सारा पूरा हो जाएगा, जैसे आज स्टेटस वाला काम पूरा हुआ है, अब जस्ट नेक्स्ट में अभी बनाऊंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें डीम्ड क्रूड अराइज, इसकी बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन 9 पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था चैप्टर के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन 6 पढ़ा था हमने, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। तो उसके साथ सीधा सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, जो पूरे सेकंड चैप्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 या सेक्शन 9। राइट, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल है जो आपके मॉड्यूल्स के अंदर दे रखे हैं। तो मैं जब ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर 2, तो उसके बाद मैं आपको इलिस्ट्रेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा कि ये नंबर लिखाऊंगा कि ये एग्जाम्पल जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, कि वो क्या होगा, एग्जाम से जस्ट पहले अगर आपने ये एग्जाम्पल सिर्फ देख के भी चले गए ना, आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। राइट,
फिर बात आती है सर ये एग्ज़ाम का, मेरे पास कई सवाल उठते हैं भाई कि एग्ज़ाम का क्या है, कि सर क्या है, होगी नहीं होगी, आगे होगी, यहाँ होगी, कब होगी। तो यूँ है, देखो साहब, जब भी होगी आप लोड लेते क्यों? आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो ना, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, अपनी पढ़ाई क्लियर करो, खुद छोड़ो ना। जब एग्जाम होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो और अच्छा, नहीं होगा तो सर हम अटक जाते हैं। नहीं तो हमारा क्या सोच होती है कि ये फिक्स शेड्यूल है, इस शेड्यूल के हिसाब से हमारा इस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मज़े करेंगे, और कोई फैमिली फंक्शन है, ये है, शादियाँ है, वो है, जो भी है। ऐसा है, एग्ज़ाम हो या ना हो आप सब कुछ अटेंड करो। मेरा कहना तो ये है, आप सब कुछ अटेंड करो। आपको घूमने जाना है 2 दिन आपको घूमने जाना है, 2 दिन घूम कर आओ। लेकिन उस 2 दिन का काम, उस 2 दिन का काम इन द सेंस, आपके लिए काम क्या है? पढ़ाई। हमारे लिए काम बहुत सारे काम हो सकते हैं, आपके लिए काम क्या है? पढ़ाई। तो उस 2 दिन की पढ़ाई आप एडवांस में कर लीजिए। देखो, प्रीपेड कर लीजिए, पोस्टपेड मत रखिएगा इस किसी भी पढ़ाई को। सोचा कि यार आकर मैं 2 दिन को कवर कर लूँगा, 4 दिन को कवर कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। आपको कवर करना है किसी टारगेटेड, जब होता है ना सेल्समैन, तो उनको टारगेट दिया जाता है। टारगेट इसलिए दिया जाता है कि ये एक साइकोलॉजी है कि कोई टारगेट मिलेगा तो आप अचीव करने की कोशिश करोगे। उन्हें भी पता है कि आप 100% चांसेस कम है कि आप 100% टारगेट अचीव कर लोगे, लेकिन 80% तो करोगे। और अगर टारगेट नहीं दिया होता तो आप 20% भी अपना इफेक्टिवनेस नहीं दे पाते, राइट। तो अगर 2 दिन आपको घूमने जाना है, 4 दिन आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, किसी तरीके से कुछ भी काम है, और आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा इधर उधर जाए, नानी के घर जाए, कहीं पे भी, तो एडवांस में आप वो चीज़ कवर कर लीजिए। 2 दिन घूम के आ जाइए, कुछ नहीं होना है। ये 24 घंटे में, 48 घंटे में आपके साथ कुछ नहीं होना है। आप टेंशन मत लीजिएगा कि 48 घंटे में कोई पढ़ाई नहीं की। 48 घंटे की पढ़ाई मैंने 2 दिन पहले कर ली है। अब एग्जाम हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेट आएगी तो 1 महीने पहले कम से कम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, भाई इस तारीख को डेट है। तो बस अपनी शेड्यूल कर दीजिए इस तरीके से कि भाई हमें रिवीजन करना, पढ़ तो रखा ही है। अब मैं इस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को 10 बार पढ़ूंगा तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ही रहेगा, ये कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट नहीं हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको 2 महीने बाद पढ़ूंगा तो इसके आगे एस नहीं लग जाएगा, ये तो है जो ही रहेगा। हाँ, हमारी भूलने की आदत हो सकती है कि हम चीज़ जो पढ़ा है वो हम क्या कर सकते हैं, स्किप हो सकता है दिमाग के अंदर से। तो उसके लिए एक पैटर्न बना हुआ है ना, आप उसको वापस पढ़ लीजिए। बस अब जितना डिटेल में पढ़ा उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है। अब बस दिमाग में ये है कि ये शब्द है, ये शब्द आते हैं आपके दिमाग में, सब क्लिक हो जाएगा कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पर जब भी एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको रिवीजन किस प्रकार से कर सकते हो, जब भी एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करते समय आप उसको अपनी नोट शीट है उसके अंदर जब रिवीजन करो, जैसे चैप्टर 2 का रिवीजन आएगा डीटी के अंदर, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो स्टेटस। और मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल है तो कैसे याद करना है आपको, 182/4/365। और अगर OR और NOR का डिसाइड करना है तो कैसे करोगे, 2/10 प्लस 7/730, ऐसे याद कर लिया। अब आपको देखो चीजें अंदर की सारी पता है, सिर्फ आपको ये क्लिक करना है ये नंबर, तो आपने किया। फिर बात करता हूँ मैं एचयूएफ का, तो आपके दिमाग में रहने चाहिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को ध्यान रखना। बाकी करता होगा, करता को इंडिविजुअल की तरीके से, इस तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको शॉर्ट नोट्स में। आपके नोट्स सिर्फ आप ही पढ़ सको और कोई पढ़ नहीं पाए, इस तरह इतने शॉर्ट बनाने पड़ेंगे आपको। एचयूएफ के बाद आ गया कंपनी, तो कंपनी में कहना है अगर इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट है, कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है, अगर नो, तो क्या देखेंगे हम, पोएम, बात खत्म, ये खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, आधा चैप्टर खत्म, चैप्टर नंबर 2, राइट। 3 भी खत्म हो जाएगा। 3 में सेक्शन 9 है जो ध्यान रखने वाली बात है, उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, बाकी सब चीजें समझने वाली है, रटने वाली कोई चीज नहीं है। कुछ जगह है, कुछ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जहां पर लगेगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि भाई वो यहाँ पर टैक्सेबल है, बाहर वालों के लिए नहीं है, जो भी है चीज, ठीक है। पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में लेके चलेंगे, राइट जी। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, यानी जब सवाल उठता है कि सर ये जो आपने पढ़ाया अभी तक रेजिडेंशियल स्टेटस, इसका मोटिव क्या है, क्यों हम रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग कर रहे हैं, क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको, मैंने कहा इसका कारण बताएंगे हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये अलग स्टेटस करना है या पता करना है कि क्या वो रेजिडेंट है, क्या नॉन रेजिडेंट है, क्या वो रेजिडेंट है बट क्या ऑर्डिनरी है और
नॉन ऑर्डिनरी है। ये क्यों कारण, इसका क्यों करना जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि अगर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ये इनकम उसके लिए क्या होगी? टैक्सेबल होगी। और अगर रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो ये सारी इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी। कुछ रीजन है, कुछ कारण है वहाँ पे नहीं होगी। और नॉन रेजिडेंट है तो ये भाई ये इनकम टैक्सेबल होगी, ये वाली इनकम नहीं होगी, राइट। ये जो अलग अलग करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें उसका स्टेटस जानना जरूरी है, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसके अंदर पढ़ रहे हैं वेदर द फॉलोइंग इनकम्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम और नोट। यानी ये जो फॉलोइंग इनकम्स है, 3 तरह की इनकम आपके सामने है, 4 है, चौथी तो सेक्शन 9 के अंदर अलग से पढ़ेंगे अपन, राइट। 3 तरह की इनकम है। क्या ये इनकम किस किस के लिए क्या टैक्सेबिलिटी है? रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या टैक्सेबिलिटी है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या टैक्सेबिलिटी है, और नॉन रेजिडेंट के लिए क्या टैक्सेबिलिटी है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। नंबर 1, इनकम रिसीव्ड, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ रहे हैं इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी वो सारी इनकम्स जो इंडिया के अंदर रिसीव होती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या हो गया? रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड। डीम्ड टू बी रिसीव्ड का भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी रिसीव का सुन लेते हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कोई बंदा चाइना में काम कर रहा है और इंडिया में आके वो क्या कर रहा है? इनकम रिसीव्ड कर रहा है, तो वो क्या इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? इंडिया में टैक्सेबल होगी। आउटसाइड की मैं बात करता हूं, एक बार इसको रोक देता हूं इस एग्जांपल को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, क्या आप सैलरी लेता है जो बंदा इंडिविजुअल, क्या सैलरी इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं? बिल्कुल सर, सैलरी है, तभी तो सैलरी हेड में आते। क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है, तो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अगर बात करूंगा तो मैं डीम टू बी मतलब यानी अगर 12% या 9.5% जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, जो पीएफ के ऊपर 9.5% तक का इंटरेस्ट है, वो क्या है? एग्जेम्प्टेड है, सेक्शन 10 के अंदर, राइट है। उसके ऊपर हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये सबको पता है। ये लिखा हुआ कहाँ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। हम क्या मानते हैं? इसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन आरपीएफ है वो क्या है? वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। वो क्या है? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और हम उसको क्या कर रहे हैं? आपके लिए टैक्सेबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल कर रहे हैं। समझे मेरी बात? और समझाते हैं अच्छे तरीके से इसको। तो इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या उसके लिए टैक्सेबल होगा? सर सीधी सी बात है, जब प्योर आदमी अपने यहाँ का है उसके लिए तो सारी इनकम टैक्सेबल है। ये एक मंत्र पकड़ लो, जो इंडिया का आदमी है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए सब इनकम टैक्सेबल है। किसी प्रकार की इनकम, चाहे वो फॉरेन से कमा कर इंडिया में ला रहा है तो भी इंडिया के अंदर टैक्स देना ही है। चाहे वो फॉरेन में ही कमा रहा है, यहाँ बैठा बैठा इंडिया में ला भी नहीं रहा है, तो भी उसको टैक्स देना अनिवार्य है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो क्या है? रेजिडेंट भी है, और क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी इंडिया का है। तो यस, क्या है वो? उसके लिए इनकम, उसकी टोटल इनकम के अंदर वो क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। टैक्सेबिलिटी की बात करें अपन, सीधा क्या बोल रहे हैं? क्या ये टोटल इनकम के लिए, ये इनकम उसकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं होगी? तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है तो उसके लिए तो सारी इनकम होगी। दैट मींस अगर वो रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो होगी, बिल्कुल होगी इसके लिए। अगर रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल होगी इसके लिए भी। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं साहब। अगर, इसलिए तो बात है, नॉन रेजिडेंट तो हम इंतजार करते हैं कि वो रिसीव इन इंडिया कब करे या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कब माने, हम उसको भी, उसकी भी टोटल इनकम के अंदर ये इंक्लूड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल के अंदर प्लेयर खेलने आए, वॉटसन आया, शेन वॉटसन जानते हो, वो इंडिया में आया। अब इंडिया में आईपीएल के लिए उसकी कॉन्टेक्ट मनी थी, इंडिया में आई, उसने पैसा इंडिया में कमाया, रिसीव्ड इन इंडिया हुआ, राइट। अगर इंडिया में कमाया, अक्रूड हुआ है, जैसे एग्जांपल अक्रूड का भी हो सकता है, लेकिन वो इंडिया में आया और उसको किसी मैगजीन में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कहां पे करना है? किसी मैगजीन में ऐड करना है, और ऐड के एडवर्टीजमेंट का उसको क्या मिला? पैसा मिला, फीस मिली उसको। तो फीस रिसीव कहाँ हुई? इंडिया में। वो खुद कौन है? नॉन रेजिडेंट है, लेकिन रिसीव क्या हुई? इंडिया में हुई। तो उसको टैक्स कहाँ देना पड़ेगा? इंडिया के अंदर देना पड़ेगा। और उसकी टोटल इनकम जब कैलकुलेशन करेंगे नॉन रेजिडेंट की, तो वो इंडिया के अंदर, उसके अंदर इंक्लूड होगी, राइट। यानी सिंपल सी बात करें कि इंडिया में किसी भी प्रकार की इनकम रिसीव हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी हो, नॉन ऑर्डिनरी हो, सबके लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा, सबकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। दूसरी बात, ये तो नंबर 1। नंबर 2 बोलता है इनकम
अक्रूड और इनकम अक्रूड और अराइजिंग और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी जो इनकम इंडिया के अंदर अक्रूड हो रही है, इंडिया के अंदर अराइज हो रही है, इंडिया के अंदर डीम टू बी अक्रूड और अराइज हो रही है, वो सारी इनकम हम क्या मानेंगे, इंडिया के किस किस के लिए क्या क्या रहेगा उसका टैक्सेबिलिटी, किस किस के लिए इंक्लूड मानेंगे, किसके लिए नहीं मानेंगे, ये बात की बात है। पर ये समझते हैं कि अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया में क्या होता है। इनकम अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया कहने का मतलब है जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट मिलती है, जो गवर्नमेंट में सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके ऊपर ब्याज मिलता है। वो ब्याज कैसे मिलता है कि सर वो ब्याज मिलता है कि 6 महीने को मिल सकता है सर, तो 6 महीने का पूरा होता है सर, 1 जुलाई को मिलेगा एक, और फिर 1 जनवरी को मिलेगा। अच्छा, तो जब 1 जुलाई और जनवरी को मिलेगा ये ब्याज, और नॉर्मल वो ब्याज कितने टाइम का होगा कि सर 6 महीनों का ब्याज होगा। तो ये बताओ ये 6 महीने का अक्रूड कब हो रहा है, मिल पेमेंट डेट क्या है, जुलाई, टाइम क्या है, किस टाइम पीरियड का जुलाई में मिल रहा है कि सब पिछले 6 महीनों का पैसा जुलाई में मिल रहा है, इसके बाद अगले 6 महीनों का पैसा जनवरी में मिलेगा। तो ये अक्रूड कब हो रहा है, जुलाई, और अराइजिंग यानी पैसा मिल कब रहा है, रिसीव कब हो रहा है, जुलाई में, लेकिन अक्रूड कितने साल का हुआ, इतना। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का है, यहीं पे अपना क्या होता है, मार्च आ जाता है, क्या आ जाता है, मार्च आ जाता है। तो ये 3 महीनों का यहाँ तक रिसीव नहीं हुआ, तो हमने बोला कि सर आपने बोला था रिसीव इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है वो ही टैक्सेबल होगा, उसके अलावा। मैंने कहा नहीं साहब, अक्रूड भी तो हो ही गया इन 3 महीनों का, जब अक्रूड हो चुका है तो वो भी तो टैक्सेबल होगा, मिलेगा। रिसीव पेमेंट डेट 1 जुलाई की है, लेकिन अभी तक 3 महीने का अक्रूड हो चुका है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीनों का अक्रूड हो चुका है, तो ये भी आपकी इनकम के अंदर काउंट होगा। अगर आप रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो कोई सवाल ही नहीं उठता, यस है, किसी प्रकार का नो। मैंने कहा इसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल है इंडिया के अंदर। दूसरा, अगर रेजिडेंट और एनओआर और अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुआ तो सर उसके लिए भी कोई सवाल नहीं उठता, उसके लिए भी क्या रहेगा, यस, उसकी इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो साहब उसके लिए भी कोई सवाल नहीं उठता, उसके लिए भी यस है। कहने का मतलब है वॉटसन ने जो एडवर्टीजमेंट का पैसा कमाया वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर क्या कर दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया, यहीं का यहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब उस सिक्योरिटी से उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट भी तो क्या है, इनकम है। तो ये अक्रूड, ये इनकम क्या हो रही है, इंटरेस्ट इनकम अक्रूड हो रही है, तो ये भी तो उसके लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो कहाँ रही है, इंडिया के अंदर। हो कहाँ रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। सर 3 महीने की अक्रूड अभी तो होनी है, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। हम ये मान रहे हैं कि इंडिया के अंदर अक्रूड और अराइज, चाहे आपके इंडिया के अंदर क्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर पैसा डाला, पैसा कहाँ डाला, फॉरेन बैठा बैठा, ऑस्ट्रेलिया बैठा बैठा यहाँ पैसे डाल दिया, यहाँ से इंटरेस्ट इनकम आई, और इंटरेस्ट इनकम कहाँ चाहिए, उसके अमेरिका वाले खाते में चली गई, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में चली गई वॉटसन के। लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मुद्दा ये कि साहब लगेगा। क्यों लगेगा कि साहब, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम उधर लिखा हुआ है कि इनकम अक्रूड और अराइज और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर किसी प्रकार की इनकम अराइज करता है, वो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उसके टोटल इनकम के अंदर में इंक्लूड होगा और वो भी टैक्सेबल होगा। सबसे पहली बात समझे यहाँ तक। तीसरी बात, इनकम अक्रूडिंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये अक्रूडिंग अराइजिंग कहाँ हो, आउटसाइड इंडिया हो। यानी वॉटसन का एग्जांपल लो, और वॉटसन ऑस्ट्रेलिया बैठा बैठा किसी गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, वहां से ब्याज आए, तो हम इंडियन गवर्नमेंट बोलेंगे कि हाँ भाई आया गया 1 लाख रुपया, हाँ तो फटाफट 10,000 भेज दे, कि भाई क्या उधार मांग रहा है, किस लिए भेजूँ, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगा वॉटसन कि भाई किस लिए भेजूँ, और भेज दे, तेरे ऊपर टैक्सेबल बन रहा है, इसको ऊपर टोटल क्या मैंने डाल दिया। वो बोलेंगे मजाक है क्या, तो मन होगा से डाल दोगे क्या अंदर, तुम्हारे ऐसे तो हमारे बच्चे होंगे तो आप अपनी जनसंख्या में काउंट कर लोगे क्या, नहीं हो सकता। कहने का मतलब नो, दैट मीन्स वहां की इनकम पे कमाया हुआ, अगर वो नॉन रेजिडेंट और वहीं पे इनकम अक्रूडिंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सर अगर भारतीय यहाँ का है, मतलब भारतीय जब मैं कहूँ तो मैं बात करता हूँ रेजिडेंट एंड दोनों की बात करता हूँ, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी प्योर इंडियन, तो मैंने कहा सर रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर ये बाहर कमाए, यहाँ बैठा बैठा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करे और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है और वहीं पड़ा है उसके पास, उसके वहां पे भी एक अकाउंट है उसका और वहां भी पड़ा है और यहाँ पे नहीं ला रहा अभी तक, तो क्या सर टैक्सेबल होगा। मैंने कहा यस, इवन सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट टू इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
यानी पिछले साल में बाहर से पैसा कमाया, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया है, और इंडिया में नहीं भी लाया है या इंडिया में रिसीव नहीं भी किया है, तो भी इसके लिए तो क्या होगा, हमेशा ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये इंडिया का क्या है, प्योर सिटी। सर ये प्योर इम्प्योर क्या होता है? प्योर ये रहे पैसे दे रहा है, टैक्सेबल है, इसके लिए तो प्योर हो गया, बेचारा हर जगह ये भुगतेगा। यानी मैं और आप लोग क्या है, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, तो हम जब भी इनकम कमाएंगे, यहाँ बैठे बैठे फॉरेन में डॉलर में भी पैसा आएगा, अगर यूट्यूब से पैसा आता है डॉलर में भी, तो भी वो क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड और अक्रूड एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो होगी क्या, अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया। और रिसीव तो अब मुझे यहीं पे करनी पड़ेगी, चलो वो तो मैं यहाँ पे करता हूँ, जब टैक्सेबल हो ही रहा तो यही करूँ ना, बाहर क्यों करूँ रिसीव। नहीं होता और मुझे ऐसा कुछ छूट दे रही होती तो मैं क्या करते, सारे लोग क्या करते, पैसा आता तो वो कहाँ रिसीव करते, आउटसाइड इंडिया करते, ताकि इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो। तो तीनों रूल इसके लिए तो क्या कर दिया, हमेशा के लिए स्कोप में है, और हमेशा स्कोप में दैट मीन्स टैक्सेबल है। तो सर ये रेजिडेंट, सर हमने नॉन रेजिडेंट का समझ में आ गया, बाहर कमा रहा है, बाहर हमें कोई मतलब नहीं है, इंडिया में आके कमा रहा है या इंडिया की वजह से कोई इनकम आ रही है उसको, तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे, उसके बाद कोई दूसरी बात है ही नहीं। रेजिडेंट और रेजिडेंट कहीं पे भी कमाएगा, इसके लिए तो टैक्सेबल इंडिया के अंदर है ही है। सर मुद्दा इसका ही है, तो हकीकत में स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ध्यान रखने वाला मुद्दा यही है बस, बाकी ये सब फर्जी है, ये सब मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, फर्जी इन द सेंस कॉमन सेंस वाली बात है। इसके लिए बेचारा हर कोई टैक्सेबल है, इसके लिए इंडिया में हुआ तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया इसको कोई मतलब नहीं है, नॉन टैक्सेबल है, याद रखने वाला कंसेप्ट है, इतना कोई ज़्यादा कोई भारी काम नहीं है। हाँ इसमें चीज़ ये है कि इसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल होगी, सिर्फ एक इनकम को छोड़कर, वो ये है कि इनकम अक्रूड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, बाहर पे इनकम कमाई है इसने, अक्रूड की, अराइज की है, तो इंडिया के अंदर टैक्सेबल है क्या, एक ही केस में टैक्सेबल है, यस इट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल का जब भी बोलूँ यानी स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड है कि यस ये एक ही चीज को लेकर टैक्सेबल है, अगर कंडीशन लगा दी क्या, जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यस इट इज टैक्सेबल बट ओनली इफ सच इनकम is derived from a business controlled or a profession set up in India. Otherwise no. कि बाकी सब केस में नो, इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं, अगर बाहर से कमाता है पैसा कुछ भी होता है, एक कंडीशन में टैक्सेबल है, अगर जिस बिजनेस से वो इनकम आ रही है, सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस या प्रोफेशन, जो क्या है या तो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या सेटअप उसका इंडिया में है, और कमा कहाँ रहा है, बाहर रहा है, और अक्रूड एंड अराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, पैसा चाहे बाहर से अक्रूड एंड अराइज हो रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल, बिजनेस कंट्रोल और सेटअप का है इंडिया के तहत। यानी अगर एक बात कहूँ मैं कि ये एक बिजनेस, ये रेजिडेंट है NOR, ये बिजनेस USA में चलता है, बिजनेस वहाँ से इसको क्या आ रही है, इनकम आ रही है, क्या आ रही है, इनकम आ रही है उस बिजनेस का, तो क्या इसके लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड इंडिया। अगर ये बिजनेस रिलायंस होता, रिलायंस इसको इनकम आ रही होती, तो हम क्या कहते हैं, यस यू आर रेजिडेंट एंड NOR, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि जिस बिजनेस से आप इनकम कमा रहे हो वो बिजनेस कंट्रोल्ड बाय या कंट्रोल्ड इन इंडिया, राइट। समझ में आया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखने वाली चीज है। और एक बात कह दूं, जब भी मैं पढ़ाऊँ और तुम्हें समझ में नहीं आया लिखा हुआ क्या है ऐसा कुछ भी, आप मॉड्यूल खोल के जरूर बैठेगा जब भी ये वीडियो देखे, क्योंकि मैं मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूँ, मैं स्पष्ट कह चुका हूँ, और मॉड्यूल के अंदर जो चीजें हैं उसी को एलोबरेट करता हूँ, उसी को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, और एग्जाम्पल भी मॉड्यूल में से ही करने अपन को, तो हर चीज मॉड्यूल में से, तो मॉड्यूल खोल के बैठो, सेम चीज मॉड्यूल में लिखी हुई है, तो आपको अगर कहीं दिखने में और प्रॉब्लम आए तो आप वहां से टैली कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अपना स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम खत्म होता है। अब इसमें जो चौथा भाग है, चौथा भाग क्या है, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, कोई इनकम बाहर कमाई गई है लेकिन हम उसको क्या मानेंगे, इंडिया के अंदर मानेंगे, और आपके ऊपर टैक्सेबल लगाएंगे, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी हो, हम डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया करेंगे, चाहे कमा कहाँ रखी हुई है, बाहर, यानी इनकम अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, इस वाले में डालने की कोशिश करेंगे, उसको बोलते हैं सेक्शन 9। ऐसे कुछ कंडीशंस है, ऐसी कुछ कंडीशंस है जो सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है कि वो अक्रूड और अराइज तो आउटसाइड हो रहा है, लेकिन हम उसको डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे, और जब डिमिफिकेशन लगती है, मतलब जबरदस्ती हम इसको मानेंगे, और ये हमारी वो क्या बोलते हैं, लॉ की छड़ी है डिमिफिकेशन, कि हम ये बोलते हैं कि चाहे वो आपने बाहर कमाया, लेकिन हम क्या मानेंगे, इंडिया में कमाया, उसका तर्क देंगे क्यों हम ये मानेंगे, वो सेक्शन 9 के अंदर हम उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, राइट।